Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel AS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about modern India history NCERT class 8 chapter 9 part 4 Women, Caste and Reform. तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके की जो स्थिति रहती होगी। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि उस समय होता क्या था कि जो जातियों को लेकर है वो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था और महिलाओं और पुरुषों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा भेदभाव होता था, क्योंकि महिलाओं के लिए कुछ सीमित ही एक तरीके से अधिकारों को बांध कर रख किया दिया जाता था, यानी कि उनको एक तरीके से बाध्य कर दिया जाता था कि आपके ये अधिकार हैं। परंतु पुरुष जो थे एक तरीके से वो पूर्ण तरीके से स्वतंत्र थे, वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो देखिए, तो मंदिरों में क्या स्थिति रहा होगी, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि मंदिरों में किस तरीके की स्थिति जो थी उस समय रहा करती होगी, कौन कौन जाति के लोग वहाँ जाया करते होंगे, कौन कौन से वहाँ एक तरीके से लिंग में भी भेदभाव हुआ करता होगा, यानी कि महिलाओं को इजाज़त थी या नहीं थी मंदिरों में जाने की। तो इस चैप्टर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये सभी तमाम बातें जानने के लिए कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इसमें हम कुछ सुधारकों के बारे में भी देखेंगे, किस किस सुधारक ने किस किस तरीके के जो बदलाव है समाज में वो लेकर आए। और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल इसलिए होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, क्योंकि हम इसमें यूपीएससी के कम से कम 3 जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, जिनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो देखिए, तो अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से ही बन जाता है कि महार परिवार में अंबेडकर किस परिवार में पैदा हुए थे। तो देखिए, महार परिवार में, हालांकि एक आसान सा क्वेश्चन है, परंतु इसमें काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि महार परिवार। तो देखिए, तो महार परिवार में पैदा हुए थे। तो बचपन में इन्होंने इस बात को बहुत नज़दीकी से देखा था कि जो रोज़ाना की इनकी ज़िंदगी थी वो जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह से भरी हुई थी। तो स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर बैठा दिया जाता था, यानी कि एक तरीके से जाति के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाता था, यानी कि जातिगत भेदभाव। तो स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था, जिनके लिए स्वर्ण बच्चों का इस्तेमाल एक तरीके से ना ही उन्हें उनके साथ बैठने का अधिकार था, यानी ना ही उन्हें एक तरीके से जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन्हें टच करने का, यानी कि छूने का अधिकार था। स्कूल में पढ़ाई जब उन्होंने अपनी पूर्ण कर ली थी तो फिर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। तो जैसे कि पता ही होगा आपको, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1919 में, यानी कि 1919 में, तो उन्होंने उच्च जातीय तथा संरचना पर काफ़ी जो था वो लिखा था समकालीन। तो देखिए, तो सन 1927 में, यानी कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। देखिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन क्या था, इसमें हमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तरीके से मंदिर आंदोलन इस तरीके का था, यानी कि वहाँ पर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता था, जातिवाद होता था एक तरीके से, जातियों को लेकर के वहाँ कुछ जातियाँ जो थी वो सीमित कर दी गई थी कि ये जातियाँ केवल मंदिर में आएंगी। तो इस तरीके के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा भेदभाव थे। तो इनके आंदोलन शुरू किए। तो देखिए, क्या आंदोलन थे इनके, जिसमें महार जाति के लोगों की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर में जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1927 से 1935 के बीच ने मंदिरों के प्रवेश ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो देखिए, तो किस तरीके से जातिगत मामलों पर अब बहस छिड़नी जो थी वो शुरू हो गई थी, यानी कि लोगों ने एक तरीके से, जो दलित थे उन्होंने आंदोलन जो थे वो करने शुरू कर दिए थे। तो देखिए, तो गैर ब्राह्मण आंदोलन, तो 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गैर ब्राह्मण जो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ। तो देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में से। तो यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो ऊपर से आए और उन आर्य आक्रमणियों के वंशज हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देश द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की है। तो उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे का भी एक तरीके से चुनौती दी थी। तो पेरियर के नाम से प्रसिद्ध ईवी राम स्वामी नायकर का एक मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे।
तो उन्होंने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का जो है वो गंभीरता से अध्ययन किया था। तो एक कांग्रेस सदस्य बनने के हेतु, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में रखा गया तो वहाँ बैठने के लिए जाति के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ था, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्नलिखित सॉरी तो इस जाति में जो थे वो एक तरीके से निम्न व्यवस्था की गई थी। तो देखिए, तो प्रेयर को उस समय एक समझ आ गया था कि जो अछूत है तो उनको अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा, यानी कि अपने एक तरीके से आत्मसम्मान के लिए, और एक तरीके से जो जातिगत भेदभाव समाज में चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए इन्हें खुद ही लड़ना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने स्वाभिमान जो है आंदोलन शुरू किया। तो देखिए, तो स्वाभिमान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? A.V. रामस्वामी नायकर के द्वारा, जिनका पेरियर नाम था। तो देखिए, उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अधीन कर लिया। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजन और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों में अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। तो पेरियर हिंदू वेद पुराणों में कट्टर आलोचक थे। तो खासतौर से मनु द्वारा रचित संहिता भगवत गीता और रामायण में वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण ने निचली जातियों पर उनकी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया। तो ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेता व भाषण विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रीयवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचनात्मक की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज में भी उत्तर में सनातक धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों की सख्ती विरोध किया, और संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म और जाति के ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई भी आँच न आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और आज भी ये जारी हैं। तो देखिए, तो उस समय आपको जातिगत एक तरीके से भेदभाव समझ आता है, परंतु आज वर्तमान समय में आपको पता होगा किसी भी तरह की कोई भी रोक टोक इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती। यानी कि आज असल में ये नहीं पता कि कौन दलित है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन सिख है और कौन ईसाई है। यानी कि आज इतनी जो जातियों को लेकर के भेदभाव उस समय था, परंतु आज इतना ज़्यादा वर्तमान समय में भेदभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एक तरीके से रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं तो दूसरे अदर कास्ट के जो लोग हैं वो भी रेलगाड़ी में यात्रा कर सकते हैं, उसी डिब्बे में, उसी बराबर में सीट में बैठकर। परंतु उस समय की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ख़राब स्थिति थी, यानी कि जातिगत भेदभाव की जो स्थिति थी वो काफ़ी ज़्यादा अपने चरम पर थी। और महिलाओं की स्थिति को तो पूछिए ही मत। जो महिलाओं की स्थिति एक तरीके से इतिहास में रही, यानी कि जो ये राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने ही कुछ सुधार किया था, जब ही महिलाओं की स्थिति में कुछ परिवर्तन जो थे वो आने शुरू हुए थे। फिर उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जिससे कि महिलाएं शिक्षित होकर के उन्होंने एक तरीके से अपना भेदभाव जो था समाज में वो एक तरीके से उसे ख़त्म करने में वो समर्थ रही, और उन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान समाज में बनाई। तो देखिए, तो अब हम कुछ सुधारकों के लिए संगठित होने के लिए एक उनके बारे में पढ़ते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए, तो सुधारकों के लिए संगठित होना, तो ब्रह्मो समाज की स्थापना जो है 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी, और इसके अनुयायी उपनिषेध में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं व परंपराओं और इसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं था। तो ब्रह्म समाज एक विभिन्न धर्मों के आदर्श, खास तौर पर हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचना व्यवस्था करते हुए उन्हें नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालता था। तो देखिए, तो चित्र 16 में जैसे आप देख पा रहे होंगे, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो देखिए, तो डेरोजियो एवं यंग बंगाल, तो हेनरी डेरोजियो, तो 1820 के दशक में हेनरी लुई वेविलियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कोलकाता में अध्यापक थे। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों में
अवगत कराया था और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़े करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट में उन्हें विद्यार्थियों ने परंपरागत व रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। तो एक तरीके से देखिए, तो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो अभियान चलाया था, इनका काफ़ी बड़ा और इसमें योगदान रहा है। तो अब ये रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद के बारे में भी देख लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन का एक नाम जो था वो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रखा गया था। तो यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लिए लक्ष्य पर जोर दिया जाता था। तो स्वामी विवेकानंद 1863 से लेकर 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। तो देखिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है कि स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था। तो नरेंद्र दत्त था। ऑलराइट। तो श्री रामकृष्ण के सरल शिक्षाओं को अपने प्रभावशाली संतुलित आधुनिक विचारधाराओं से जोड़कर एक संपूर्ण विश्व से प्रसारित किया। तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। तो वास्तव में स्वामी विवेकानंद का आधुनिक समय के पहले भारतीय थे, तो जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्यवस्था करना नहीं था। उनके देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें एक तरीके से अतिशय दुख हुआ। तो उन्होंने यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जन समूह की दशा उन्नत हो। अतः भारत के लोगों को उन्हें रसोई घर के धर्म के संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकालने के लिए राष्ट्र की सेवा एकजुट होने का आह्वान किया। और इस आह्वान पर द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था थी कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उन पर तभी काबू पाया जा सकता था जब विश्व के सभी राष्ट्र एवं समान धरातल एक ही साथ आएं और इस सामान्य आदित्य विरासत के आधार पर उन्हें युवाओं को एक होने का उपदेश दिया जाए और इन उद्बंधों के वास्तव में ही नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति का स्रोत बन गई। तो देखिए, तो एक तरीके से स्वामी विवेकानंद ने किस तरीके के जो थे वो बदलाव लाने की कोशिश की और इसके लिए वो कितने ज़्यादा चिंतापूर्ण रहे। तो अब देखते हैं प्रार्थना समाज। तो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज में जातीय बंधनों को खत्म करने के बाल विवाह और उन्मूलन के लिए प्रयास किया। तो देखिए, तो जातीय बंधनों और बाल विवाह को ख़त्म करने का इन्होंने प्रयास किया था। तो प्रार्थना समाज ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना समाज का एक तरीके से कब स्थापित किया गया था। 1867 में बम्बई में स्थापित ये किया गया था। तो अब देखते हैं वेद समाज। तो मद्रास चेन्नई में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई। वेद ब्राह्मणों समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातीय भेदभाव समाप्त करने के लिए विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व में अंधविश्वास और अनुष्ठानों को सख्त निंदा दी। तो अलीगढ़ आंदोलन। तो देखिए, तो सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एगलगो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। तो देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो एक तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद एगलगो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था। ऑलराइट। तो देखिए, तो यहाँ के पश्चिमी मुसलमान विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिकता शिक्षा दी जाती थी। तो अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षिक सुधारकों के क्षेत्र पर कितना प्रभाव था? ऑलराइट। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बताया गया है और कुछ सुधारक जो थे, उन सुधारकों और किस किस तरीके के जो संगठन थे, एक तरीके से समाज थे, वो स्थापित उस दौरान किए गए थे समाज में सुधार लाने के लिए। तो देखिए, जैसा कि आप चित्र 19 में देख पा रहे होंगे कि ये सैयद अहमद खां की एक तस्वीर है। ऑलराइट। तो चलिए अब अन्यत्र अब सिंह सभा आंदोलन देख लेते हैं। तो देखो, तो सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू की गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये डेट है, आप इनको याद रखना है और आपको इनकी स्थापना कहाँ पर और कब हुई थी आपको ये भी याद रखना है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। वैसे
नॉलेज गेन करने के लिए, यानी कि ऑथेंटिक नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, तो जब 1873 में अमृतसर में इसकी शुरुआत हुई, तो बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। तो इन सभाओं में सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातीय भेदभाव और अन्य आचरण जैसे गैर बिखेर समझती थी जैसे मुक्त कराने के लिए प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और उनके जिक्से अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। तो देखिए, तो चित्र 20 में खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 के सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। तो खालसा कॉलेज सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? ये 1892 में अमृतसर में स्थापित किया गया था। ऑलराइट, तो अन्यत्र में अब देख लेते हैं। तो काले गुलाम और गोरे बगान मालिक। तो आप यह जान ही चुके होंगे कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका के प्रचलित दास प्रथाओं के बीच किस तरह से संबंध स्थापित किया था, यानी कि एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रिलेशंस को दर्शाते हुए उनकी आलोचना और उनके बारे में लिखा था। अपनी एक तरीके से किस पुस्तक में लिखा था? ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी। तो आप ये भी जानते हो कि जो दासता की यह प्रथा क्या थी? तो देखिए, तो 17वीं शताब्दी में जब यूरोप खोज यात्री और व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे थे, तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया था, क्योंकि पहले जो थे एक तरीके से गुलामों को भी बेचा जाता था। हमने जैसे कि प्रीवियस अपने चैप्टर्स में देखा भी था। तो वे अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर अमेरिका ले जाते थे और वहाँ के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था और ज़्यादातर दक्षिण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित थे। तो बागानों में ये गुलाम पो फैटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे और कोड़ों से पीटते थे और इस तरह तरह की यातनाएं देते थे। एक तरीके से काफ़ी जो अत्याचार है वो काले और गोरे को भी लेकर किया उस समय जाता था, यानी कि एक तरीके से उन्हें गुलाम बना दिया जाता था और उन्हें फिर बाद में उनसे काम कराया जाता था। तो एक तरीके से ये स्थिति भी थी समाज में कि रंग के नाम पर, यानी कि काले और गोरे के नाम पर भी काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। तो देखिए, तो सफ़ेद और असफ़ेद सभी तरह के बहुत सारे लोगों को संगठित रूप में इस दास प्रथा का विरोध किया। तो इस क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावना का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिकी वासियों की घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषाओं की समझ नहीं आती? गेटिसबर्ग ने दिए गए अपने अत्यंत भावपूर्ण भाषण में अब्राहम लिंकन से कहा कि वे जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है वे लोकतंत्र के पथप्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का जो है वो नाश हो जाए। तो देखिए, तो चित्र 11 में गुलामों की जो बिक्री है वो इसमें दर्शाई गई है, जिसमें दक्षिण कैरोलिना अमेरिका 1856 यहाँ तक के संभावित खरीदार नीलामी के अफ्रीका के लिए लाए गए गुलामों की जांच पड़ताल कर रही हैं। ऑलराइट, तो देखिए, तो इसी के साथ आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। ऑलराइट, तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, तो रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला कथन सुनिए, रोलेट अधिनियम सेडिशंस कमेटी को सिफारिश पर आधारित था। दूसरा कथन, रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। कथन 3, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो देखिए, तो इसमें नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग जो है वो सही करके सही उत्तर को चुनिए। तो केवल इसमें पहला कथन सही है, केवल इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, इसमें दूसरा तीसरा कथन सही है, या 1 2 3, यानी कि तीनों के तीनों जो है इसमें तीनों के तीनों ही कथन वो सही है। तो आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पहले आप जो ये क्वेश्चन बोला गया है आप आराम से कॉपी में अपनी नोट कर लेंगे और कॉपी में नोट करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन है यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी आर्थिक कार्य विभाग, ऑप्शन सी
श्रम ब्यूरो, ऑप्शन डी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन का चुनाव करना है और कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो आपको आंसर जो है वो बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन सुनिए। तो एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स यानी कि एग्रीमेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइनोस्टेटमेंट्री मेसर्स और पीस क्लॉज यानी कि पीस क्लॉज सब प्राय समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं। तो ऑप्शन ए खाद्य और कृषि संगठन, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो आपको है आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आई होप कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।